हाय बच्चों, आज मैं क्लास 12th का विलियन चैप्टर जो कि सेकंड चैप्टर है और उसमें राउल्ट का नियम बताने जा रहा हूँ आपको। राउल्ट का नियम की जो दो परिभाषाएं दी गई हैं। एक तो विलेय जो होता है वो वाष्पशील हो सकता है या अवाष्पशील हो सकता है, यानी कि घुलने वाला जो पदार्थ होगा वो वाष्प बन करके आपको आएगा या वाष्प नहीं बनेगा। जैसे ग्लूकोज है, यूरिया, इसका वाष्प नहीं बनता है, ये अवाष्पशील पदार्थ होते हैं या अवाष्पशील विलेय पदार्थ होते हैं। लेकिन कपूर है और अन्य पदार्थ जैसे होते हैं वो वाष्पशील होते हैं। तो दो, एक तो सीधा ये लिखा हुआ हेडिंग राउल्ट का नियम क्या है, तो ये पूछा जाएगा, या दूसरा ये इसी नियम को पूछा जाएगा कि राउल्ट का वाष्पदाब का अवनमन नियम क्या है। तो दोनों अलग अलग हैं, उसको समझ लीजिए और यहाँ पे आपको एक एक करके बताएंगे और यहाँ पे इसकी लिमिटेशंस क्या है, परिभाषा क्या है, सारी चीजें बताई जाएंगी दोनों टर्म में। आप पहले इसका डेफिनेशन देखिए। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कहा जाए कि किसी विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यानी पहले लिख लीजिए सूत्र के द्वारा और समझ में आ जाएगा। यानी किस स्थिर ताप पर, जो भी इस नियम में क्या होगा, स्थिर ताप जरूरी है। स्थिर ताप पर किसी विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उस विलयन के घटकों के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। यानी क्या है, कोई भी विलयन जो बनता है उसमें आपको हमने पहले चैप्टर शुरू किया था तो बताया था कि बाइनरी सॉल्यूशन होता है, यानी कि इसमें दो ही पदार्थ होते हैं जो आपके सिलेबस में होता है। द्विअंगी विलयन भी कहते हैं इसको, विलेय और विलायक। तो विलेय जो होते हैं इसमें, तो विलेय के घटक क्या हो सकते हैं किसी सॉल्यूशन के, तो विलेय होगा या विलायक होगा, ये दोनों मिलकर के सॉल्यूशन बनाएंगे, विलेय तथा विलायक। तो विलेय जो होते हैं वाष्पशील भी हो सकते हैं और अवाष्पशील भी हो सकते हैं। तो उनके आधार पर ही हम एक डेफिनेशन देते हैं और कहते हैं कि स्थिर ताप पर किसी विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक यानी विलेय तथा विलायक के आंशिक दाब, प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उस विलयन के घटकों के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। इसका मतलब कि जो घटक है यानी विलेय और विलायक के ही क्या होंगे, आंशिक दाब उस विलेय विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। इसका इक्वेशन कैसे आता है ये देख लीजिए। जैसे मान लिया जाए कि दो घटक हैं, तो एक घटक विलेय है, माना घटक ए जिसका मोल प्रभाज क्या होगा, XA, और दूसरा क्या होगा घटक बी जिसका मोल प्रभाज XB होगा। अब परिभाषा में क्या करेंगे, इसका आंशिक दाब इसी मोल प्रभाज के समानुपाती है। यानी क्या करेंगे आप, P1 बराबर X या P नॉट XA, और दूसरा क्या है घटक P2 बराबर P नॉट XB। P नॉट शुद्ध विलायक का पार्शियल प्रेशर है, आंशिक दाब है। ये शुद्ध विलायक का दूसरे वाले घटक का क्या है, आंशिक दाब है। ये क्या है, उसका वेपर प्रेशर है। तो इसको क्या करेंगे, पी टोटल यानी कि कुल दाब क्या होगा, पी बराबर, पी यहाँ क्या होगा
कुल दाब, ये क्या है आंशिक दाब, यानी कि ये एक घटक का ये दूसरे घटक है, जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा कुल दाब हो जाएगा, यानी कि दोनों घटकों का मिलाकर ये दाब हो रहा है। यानी इसको क्या करते हैं जोड़ देंगे, P बराबर P1 प्लस P2, तो P बराबर P1 की जगह क्या रखेंगे आप P नॉट एक्स, P नॉट एक्स ए प्लस P नॉट x2, ये हो जाएगा। यानी कि आप ये कर सकते हैं यहाँ पे P बराबर ये यहाँ ऐसे कर दीजिए आप पूरा, लेकिन आपको ये पता है अगर पिछला वीडियो देखेंगे तो हमने बताया था x1 प्लस x2 बराबर 1, ठीक, x1 प्लस x2 बराबर 1। तो यहाँ पे हम x1 xa की जगह या x1 की जगह जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे xa xb है, तो यहाँ भी हम a और b के टर्म में बात कर लेंगे, a और b के टर्म में। तो इसको हटाने के लिए आप कर सकते हैं इसमें P बराबर P नॉट और x से अगर बराबर यहाँ कर दिया जाए तो x से बराबर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी, इससे आया तो यह x की जगह क्या रख देंगे आप 1 माइनस एक्स बी, यानी ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी प्लस P नॉट एक्स बी। अब ये क्या हो गया इसमें गुणा हो जाएगा, यानी P बराबर आप क्या कर सकते हैं अगर पूरा टोटल अगर देखेंगे आप इसको ऐसे कर सकते हैं, यानी कि P नॉट माइनस P नॉट एक्स बी प्लस P नॉट एक्स बी। अब P नॉट यहाँ से क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, यानी कि P बराबर P नॉट माइनस यहाँ क्या हो जाएगा P नॉट कॉमन ले लेंगे तो P नॉट बाहर ले लीजिए एक्स बी प्लस एक्स बी यहाँ का हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2xb कर सकते हैं x और b, यानी कि यहाँ आ जाएगा तो xb या पूरा लिख सकते हैं P नॉट एक्स बी प्लस P नॉट एक्स बी। इस तरीके से आप सवाल को वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। और एक दिखाया गया यहाँ पे इक्वेशन, ये कहा गया है कि जो मोल अंश है और वाष्पदाब के बीच जो ये ग्राफ बन रहा है आप देखेंगे सतत ग्राफ है और ये सतत ग्राफ है, यानी कि P1 ये वाला दिखाया गया है, इसके मोल इसका जो पार्शियल प्रेशर है इसके मोल अंश के समानुपाती है और इसका जो पार्शियल प्रेशर P2 का इसके मोल अंश के समानुपाती है, और ये टोटल प्रेशर को दिखाया गया है जो कि एक कांस्टेंट लाइन बनाएगा। इतना आपको इसमें करना है कि यानी कि इस नियम में क्या कहना है आपको कि स्थिर ताप पर किसी विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उस विलयन के घटकों के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। आप देखेंगे जो पार्शियल प्रेशर क्या है ए, यानी कि ये आया कहां से, पहले आप यहां से जो लिखे हैं तो P जो है वो बराबर क्या है x के, यानी पार्शियल प्रेशर जो है इसका x ए के है या P1 कह सकते हैं या P2 कह सकते हैं, इससे आएगा है, यानी कि जो पार्शियल प्रेशर है ये मूल प्रभाज के समानुपाती है। ये तो राउल्ट का नियम है। फिर राउल्ट का जो वाष्पदाब का अवनमन है वो कैसे आपको करना है ये देखना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका पहले इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पहले इसके लिमिटेशन बता देते हैं, तब आप दूसरा आइडिया डालें। इसके लिमिटेशंस क्या होती हैं, इसका लिमिटेशंस यानी कि राउल्ट के नियम का सीमा क्या है, किस पर लागू होता है किस पर नहीं लागू होता है। ये भी क्वेश्चन में आपसे पूछा कि राउल्ट के नियम का उल्लेख कीजिए तथा इसकी लिमिटेशंस बताइए, सीमा बताइए। राउल्ट के नियम की सीमाएं, नियम की सीमाएं। अब देखेंगे इसमें क्या है, पहला पॉइंट होता है कि जो राउल्ट का नियम था वो केवल अवाष्पशील विलेय पदार्थों पर लागू होता है, लेकिन इससे पहले किस विलयन पर लागू होता है तो केवल तनु विलयन के लिए। पहले क्या लिखेंगे, राउल्ट का नियम यानी यह नियम केवल तनु विलयन पर लागू होता है, तनु विलयन पर लागू होता है।
विलयन पर लागू होता है। इसका मतलब कि कंसंट्रेट यानी कि सांद्र विलयन पर लागू नहीं होगा। सांद्र पर अगर ये नियम होगा तो विचलन होने लगता है। अभी जब आपको पढ़ाएंगे आदर्श और अनादर्श विलयन, तो वो सांद्र विलयन के लिए होता है। राउट का नियम किसके लिए लागू होता है? तनु विलयन के लिए होता है। दूसरा है, यह नियम अवाष्पशील, वाष्पशील नहीं होना चाहिए, अवाष्पशील, जैसे अवाष्पशील पदार्थ ब्रैकेट में लिखेंगे, जैसे यूरिया है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज, यह नियम अवाष्पशील पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। विलयन पर लागू होता है। तीसरा है, यह नियम वैद्युत अपघट्यों, वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं? वह पदार्थ जो अपने आयनों में टूट जाते हैं, अपघट्य, वैद्युत अपघट्य, जैसे KCl, NaCl, इस टाइप के जो साल्ट हो गए, K2SO4, यह नियम वैद्युत अपघट्य के विलयनों पर लागू नहीं होते। ये लिमिटेशंस लागू नहीं होती हैं, नहीं होते हैं। यानी कुछ लिमिटेशंस है कि राउल्ट के नियम किस पर लगेगा, किस पर नहीं। तो ये केवल तनु विलयन पर लगता है, सांद्र विलयन पर नहीं लगता है। ये अवाष्पशील पदार्थ जो होगा, जो विलेय पदार्थ है, यानी कि यह नियम अवाष्पशील के विलयन पर लागू होता है। अवाष्पशील पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। अवाष्पशील पदार्थ क्या होते हैं? जैसे यूरिया, ग्लूकोज है, ये जो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स पर लागू नहीं होते। ये पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको इतना लिखना पड़ेगा लिमिटेशंस के साथ। दूसरा होता है कि राउल्ट का नियम जो होता है उसको दूसरे तरीके से कैसे पूछता है कि राउल्ट का वासदाब का अवनमन नियम क्या है। तो उसको भी समझ लीजिए, क्योंकि किताबों में स्पष्ट नहीं रहता है कब उसको लिखना है, कब इसको। जब एक सिर्फ पूछा जाए कि राउल्ट का नियम लिखिए, तो जो बताएं वो लिखना है कि स्थिर ताप पर किसी विलयन में उपस्थित घटक के आंशिक दाब उसके मूल परिभाग के समानुपाती होंगे। इक्वेशन आपको लिखा दिए। अब दूसरा वाला क्या है, क्योंकि आप अलग अलग किताबों में पढ़ेंगे आप, या चैनल पढ़ते हो या स्कूल में पढ़ते हो, तो कोई ये वाला नियम लिखाता है, कोई वो वाला नियम लगाता है, तो बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। इसलिए यहाँ पे हमने यह स्पष्ट कर दिया कब उसको आपको लिखना है और कब इसे लिखना। जब वो कहेगा कि राउल्ट के वासदाब का अवनमन नियम क्या है, तब जो अब लिखवाने जा रहे हैं वो लिखना है। और ये कहा जाए कि राउल्ट के वासदाब का अवनमन नियम क्या है, तो दूसरा वाला जो अभी बताने जा रहे हैं वो आपको लिखना है। तो दोनों आपको स्पष्ट रहेगा। लेकिन बोर्ड परीक्षाओं में दोनों में से कोई आप लिख देते हैं तो आपको पता नहीं चलता कौन लिखना है। जब तक अवनमन नियम न कहा जाए वो आपको नहीं लिखना है। ये दूसरा क्या है, राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम, राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम। ये कई बार परीक्षा में इसी नाम से डायरेक्ट आता है, लेकिन आप जो पहली डेफिनेशन लिखी उसको लिख देते हैं। इसमें उसमें अंतर है, इसमें और उसमें दोनों में अंतर है। तो आप देखेंगे कि कैसे इसको करना है। सिमिलरिटी काफी रहती है, इसलिए आपको पता नहीं चल पाता है कि क्या उसमें करना है। इसके बाद देखेंगे इसमें क्या है, राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम। तो कहेंगे किसी विलयन में या किसी विलयन के जो घटक होते हैं उसके जो आंशिक दाब है, यानी कि उसके आंशिक दाब इसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होते हैं। यानी क्या लिखेंगे आप, किसी विलयन के आपेक्षिक वाष्प दाब किसी विलयन के आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन उसके
मोल प्रभाज के बराबर होता है। मोल प्रभाज के बराबर होता है, बराबर होता है। तो देखिए आपेक्षिक अवनमन है क्या, तो कह रहा है कि किसी विलयन के आपेक्षिक वाष्पदाब का अवनमन उसके मूल प्रभाज के बराबर होता है। तो पहले ये अवनमन मतलब क्या होता है, कम, कमी। तो पहले आप देखेंगे ये जो कमी दिखाते हैं हम पी नाट, इसको ये क्या है, किसका वाष्पदाब है, ये विलायक का है, विलायक का वाष्पदाब है। ये किसका होता है, ये विलायक का होता है। और पीएस जो होता है ये विलयन का होता है, विलयन का होता है। जब इसको हम पी नाट माइनस पीएस लिख देते हैं तो इसको बोलते हैं हम अवनमन, वाष्पदाब का अवनमन। ये क्या हो गया, वाष्पदाब का अवनमन, अवनमन। यानी देखिए डेफिनेशन में आप देखेंगे क्या है, आपेक्षिक यानी रिलेटिव, उसकी तुलनात्मक जो कमी है उसको देखना है। तो तुलनात्मक करेंगे किसे, विलायक और विलयन का। तो तुलनात्मक कर देंगे यानी कि जो आपेक्षिक है उसको क्या लिखेंगे आप, पी नाट माइनस पी एस अपान पी नाट। ये क्या हो गया, आपेक्षिक, आपेक्षिक वाष्पदाब, वाष्पदाब अवनमन, अवनमन, अवनमन। ये तो आपेक्षिक और वाष्पदाब का अवनमन में क्या अंतर है, ये रेशियो आप निकालेंगे यानी कि अंतर किसका, विलायक और विलयन का अंतर। ठीक, तो ये परिभाषा में क्या लिखा है कि यही जो वाष्पदाब का अवनमन है, आपेक्षिक अवनमन मतलब इसको लेना, ये किसके बराबर होता है, मोल प्रभाज के। इसलिए मैं आपको पहले ही जब कंसंट्रेशन पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि मोल प्रभाज और मोललता ही आपको फोकस करना है इस चैप्टर में। बाकी जो सांतन नॉर्मलता है, द्रव्यमान प्रतिशत है, उससे सवाल आएंगे, लेकिन आगे गए ये दो कंसंट्रेशन नहीं आ रहे मोल प्रभाज के बारे में, तो आगे सवाल आपके नहीं हो पाएंगे। आप देखेंगे वीडियो पुराना वाला, पुराना क्या 2-3 दिन पहले का है। तो ये इस नियम के अनुसार देखेंगे तो पी नाट पी एस अपान पी नाट बराबर यन अपान यन प्लस यन, ये हो गया। यानी कि ये क्या है, आपेक्षिक अवनमन। ये क्या है, विलेय का मोल और विलयन का मोल। ठीक, आप देखेंगे कि ये जो राउल्ट का नियम होता है ये किसके लिए है, तनु विलयन के लिए होता है। तो तनु विलयन होगा यानी कि यन क्या होगा, यन जो होगा, ये यन जो होगा बहुत ज्यादा क्या होता है, यन के तुलना में कम होता है। तो इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, यानी नहीं, इसको कंसीडर नहीं किया जाता है तनु विलयन के लिए। ये किसके लिए है, तनु विलयन। जब तनु विलयन होगा, तनु विलयन की, तो यन को क्या करेंगे, यहां 0 कर देंगे, यानी पी नाट माइनस पी एस अपान पी नाट इक्वल टू यन अपान यन। ये किसके लिए हो गया, तनु विलयन के लिए। ये दोनों पर IIT-JEE और नीट जैसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो तनु विलयन का फार्मूला ये है। अब विलयन का सीधा सीधा कहा जाए किसी विलयन के लिए तो ये वाला है, सवाल कैसे पूछा जाएगा वो आपको देखना पड़ेगा वहां पे। जब क्योंकि वीडियो लंबी ना हो तो सवाल के लिए मैं इस चैप्टर का सवाल 15 से 20 क्वेश्चन जो NCERT के हैं और बोर्ड में आए हुए एक वीडियो में कराऊंगा उसको, क्योंकि सवाल इसके साथ कराने वाले खुद ही ड्यूरेशन के साथ लंबा हो जाता है, 25-30 मिनट का वीडियो हो जाती है। तो आप देखेंगे इसको लिख सकते हैं आप P बराबर पी नाट माइनस पी एस अपान पी नाट इक्वल टू यन क्या है, मोल है। तो मोल को क्या लिखते हैं, वेट अपान मालिक्यूलर वेट। पीछे की वीडियो देखेंगे सब क्लियर होता जाएगा। ये क्या हो गया, ये भी मोल है, तो इसको कैपिटल एम से दिखा देंगे, यानी कि कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल एम से। अर्थात इसको आप लिख सकते हैं पी नाट माइनस पी एस अपान पी नाट इक्वल टू डब्ल्यू, थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देते हैं, और डब्ल्यू यम अपान डब्ल्यू यम। यानी इसको अब लिखेंगे आप तो कैपिटल हो जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, स्मॉल यम इंटू कैपिटल डब्ल्यू।
ये आपका हो गया रिलेशन, किसमें, अपेक्षिक अवनमन और ये आपके जो मोल होते हैं। तो आप इस पर सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, इस पर सवाल ज्यादा आता है और इन पर भी सवाल आता है। तो सवाल कैसे पूछे जाते हैं उसका अलग से हम कराएंगे, क्योंकि वीडियो इसमें कल थ्योरेटिकल पॉइंट आपको देखना है। सबसे पहले इसका डिफिनेशन 2 आपने पढ़ा कि राउल्ट का नियम क्या है और राउल्ट का वासुदाव अवनमन नियम क्या है। राउल्ट का वासुदाव अवनमन होता है कि किसी विलयन के आपेक्षिक वासुदाव का अवनमन उसके मूल पर विभाज्य के क्या होता है, या आप कह सकते हैं कि किसी विलयन के आपेक्षिक वासुदाव का अवनमन विलेय पदार्थ के, आप यहां भी ऐसे भी लिख सकते हैं, विलेय पदार्थ के अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है, ताकि कुछ वो पूरा सही है लेकिन और स्पष्ट हो जाए कि जो विलेय घुला, जो पदार्थ घुला है उसके मूल प्रभाज के बराबर होगा। यानी आप कह सकते हैं कि राउल्ट का नियम में क्या था, स्थिर ताप पर किसी विलयन के प्रत्येक घटक का वाष्पदाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये क्या है, यहाँ पे बराबर होता है, लेकिन किसके, आपेक्षिक वाष्पदाब का अवनमन विलेय पदार्थ के मूल प्रभाज के बराबर होता है। ये पूरा डेरिवेशन है। कहीं कहीं आपको जो पिछला डेरिवेशन क्या था, P बराबर P1 प्लस P2 कराए थे, और आपेक्षिक अवनमन में क्या कराए, ये डेरिवेशन कराए। तो आपको देखेंगे इस नियम में ये वाला डेरिवेशन करना है, और P बराबर P टोटल कुल दाब जो होता है P1 प्लस P2 वो राउल्ट के नियम में करना है। तो ये पूरा वीडियो है, इस पर सवाल नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।